चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट का मतलब होता है फ्लो करना, हम मतलब मूव करते रहना, है ना। इंट्रोडक्शन में आते हैं, कहता है कि चैप्टर 1 में हमने देखा हुआ था चार्जेस के बारे में, जो कि फ्री भी थे या फिर बाउंड भी थे, और वो रेस्ट पोजीशन पर थे। थोड़े मूवमेंट करने के बाद में रेस्ट पे आ जाते थे, या फिर हम उसे रेस्ट का ही हम प्रॉपर्टीज़ हम उसमें देखे थे फर्स्ट चैप्टर में। अगर चार्जेस मोशन में आते हैं यानी कि मूव करने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी कि चार्जेस मोशन पर होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा जो सिचुएशन है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का, बहुत सारे सिचुएशन हम आए दिन अपने नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस में भी देखते रहते हैं, जैसे कि लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है कि क्लाउड से अर्थ में इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लाउड से अर्थ को फ्लो करते हैं। किस मीडियम से? वो मीडियम होता है आपका एयर। और ये कभी कभी डिज़ास्ट्रस रिजल्ट के साथ भी आता है, किसी किसी को हार्म भी पहुंचा देता है। बहुत सारी जानें भी गई हैं इस लाइटनिंग से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी ह्यूमन बॉडी पर पड़ जाता है तो वो अर्थ पर सीधे ट्रांसफ़र होने लगता है सारा चार्ज, तो वहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, उससे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से तो वो हार्म पहुँचाता है। कहता है कि चार्जेस का फ्लो लाइटनिंग में वो स्टडी नहीं होता है, मतलब सेम रेट से वो फ्लो नहीं करते हैं। लेकिन हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस को देखते हैं जहाँ पर चार्जेस स्टडी मैनर में फ्लो करते हैं, जैसे कि नॉर्मल वाटर फ्लो करता है किसी रिवर में। जैसा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक टॉर्च या एक सेल ड्राइवन क्लॉक। ये दोनों एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है स्टडी मैनर पर। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मली स्टडी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर कहता है कि हमें कुछ इमेजिन करना है। हमें एक स्मॉल एरिया यहाँ पर इमेजिन करना है जो कि चार्जेस के फ्लो के यहाँ पर नॉर्मल हो, यानी कि यहाँ अगर ये एरिया है तो चार्जेस ये वाले फ्लो कर रहे हैं, और जो चार्जेस हैं वो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी भी ओर से ये फ्लो कर सकते हैं। तो चलिए मानते हैं कि टाइम इंटरवल t पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज q प्लस, ये जो है पॉजिटिव नेट अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर फ्लो किया हुआ है फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस ओर में जो है q प्लस चार्ज यहाँ फ्लो किया हुआ है। और उसी टाइम पर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज q माइनस इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज हम यहाँ पॉजिटिवली लेंगे, तो q प्लस में से हम q माइनस को अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज टोटल आए हुए हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसे हम q से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो q इक्वल्स टू q प्लस माइनस q माइनस। यहाँ एक बात आप ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज का मूव करना यानी कि नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, दोनों सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन को ले रहे हैं। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का मूव करना है, ये नेगेटिव चार्ज, तो उसका सेम मीनिंग है कि पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये Q यहाँ जो हमें मिला, ऑब्जर्व किया हमने, वो Q प्रोपोर्शनल होगा t का, मतलब जितना टाइम यहाँ पर हम लगाएंगे उतना ज़्यादा Q होगा, मतलब जितना टाइम हम देंगे उतना ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, तो टाइम के प्रोपोर्शनल है ये Q। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर कहता है अगर हम चार्जेस पर यूनिट टाइम करें तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं अ करेंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वहीं अगर ये नेगेटिव पाया जाता है जो करंट है तो उसे हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं मेन मुद्दा पर। क्या कहता है कि करंट हमेशा स्टडी नहीं होता है, तो इसे अगर हम मोर जनरल केस पर देखें
मतलब कि नॉन स्टडी केस पर भी अगर देखें यहाँ पर, तो करंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम ले लेते हैं डेल्टा क्यू, जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो सेम चीज़ है, बस हम यहाँ पर ले रहे हैं जो चार्ज है उसका अमाउंट डेल्टा क्यू, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ले रहे हैं, और वो भी कितना टाइम इंटरवल में ले रहे हैं, डेल्टा टी पर, राइट। तो एक टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि शुरुआत में टाइम टी था, उसमें अगर हम छोटा सा टाइम इंटरवल को ऐड कर दें तो उस टाइम पर जो करंट फ्लो किया हुआ रहेगा उसे हम इस फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस में कहता है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि टाइम को हम इतना छोटा इंटरवल में ले रहे हैं कि वो एकदम ऑलमोस्ट जीरो ही है, एकदम जीरो के करीब है, जीरो नहीं है बट जीरो के एकदम करीब है। तो उस वक्त में जो चार्ज फ्लो किए हुए हैं उसे हम यहाँ पर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ऑलराइट, तो ये ज़्यादा जनरल केस हो गया। अगर हम बात करें करंट जो है उसका एसआई यूनिट, वो है एम्पियर, और एम्पियर को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे करंट का उस वक्त। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि एक एम्पियर कितना बड़ा यूनिट है। तो जब एक एवरेज लाइटनिंग होता है तो वहाँ पर जो चार्जेस फ्लो करते हैं, तो जो करंट आता है वो करंट 10,000 एम्पियर के आसपास होता है। टेंस ऑफ थाउजेंड एम्पियर, मतलब आप समझ लो कितना यहाँ पर है। और अगर हम स्मॉल केसेस पर देखें तो करंट जो, चलिए आते हैं 3.3 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो कंडक्टर्स का बात करना तो लाजमी है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर्स के साथ में कैसे ये एनसीईआरटी बुक रिलेट करता है। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया हुआ होता है तो। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के वजह से अगर ये फ्री टू मूव हैं तो ये मूव करने लगेंगे, और जब ये मूव करेंगे तो वहाँ करंट आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि नेचुरली ये फ्री चार्ज पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो हम देखें कि एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, जिसे हम आयोनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा आयंस जो है आयोनोस्फीयर में रहेंगे, तो वहाँ पर ये जो है फ्री टू मूव वाले चार्जेस वहाँ होते हैं। और अगर हम बात करें कि एक एटम या फिर मॉलिक्यूल्स में, तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज जो है न्यूक्लियाई होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो आपस में बाउंड होते हैं, और वो आपस में फ्री टू मूव नहीं होते हैं अगर एक दूसरे को अच्छे से होल्ड किए हुए हैं तो। बात करते हैं बल्क मैटर का, यानी कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कहने का मतलब कि 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर एग्जांपल के लिए लिए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कंटेन किया हुआ होता है, और ये मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से अटैच्ड नहीं होता है उस वक्त। साथ में हम उन मटेरियल्स का भी बात करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बाउंड होता है, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए हुए हों तो भी। कुछ और मटेरियल्स का अगर हम बात करें, जनरली अगर हम मेटल्स का बात करें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री टू मूव होते हैं उस बल्क मॉलिक्यूल के अंदर में ही, और ऐसे मटेरियल्स को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। तो मेटल्स को हम लोग इसीलिए जनरली कंडक्टर्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर लेते हैं जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ होता है तब। अब ये कंडक्टर्स सॉलिड फॉर्म में अगर हम देखें तो एटम्स जो हैं आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, सॉलिड वाले जो भी कंडक्टर्स हैं उनमें। तो जब यहाँ पर एटम्स ही टाइटली बाउंड हैं तो प्रोटॉन्स का मूव करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो कंडक्ट करने के लिए यहाँ क्या मूव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट,
अब अगर हम बात करें कि ऐसे कंडक्टर्स का जो कि सॉलिड ना हो, यानी कि उसके एटम्स क्लोजली पैक्ड ना हो, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, यानी कि जहां हम आयंस की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आयंस, जिसमें दोनों मूव करते हैं और दोनों के मूवमेंट से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर इस सेशन में जो भी हम देखेंगे वो हम देखेंगे सॉलिड कंडक्टर्स का, और सॉलिड कंडक्टर के जो यहाँ पर चार्ज कंडक्ट करने वाले यहाँ पर हैं वो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए कुछ केसेस देखते हैं। एक सॉलिड कंडक्टर है और उस सॉलिड कंडक्टर के अक्रॉस कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, बट उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो थर्मल मोशन करेंगे, यानी कि हीट के वजह से जो है वो आपस में रैंडमली इधर उधर मोशन करने लगेंगे। क्यों मोशन करेंगे? क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने पर वो अपना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र करके वो मूव करने लगते हैं इधर उधर। और भाई यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपस में अगर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो मूव करने से क्या होगा, वो कोलाइड करेंगे। चलिए एक जनरल केस लेते हैं जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को आयंस मिल रहे हैं कोलाइड करने के लिए। तो आयंस के साथ में जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद भी वो सेम स्पीड पर रहेंगे, यानी कि उनका डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होंगी बट स्पीड सेम रहेगा। अब ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होगा तो सभी का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वो कम्प्लीटली रैंडम होगा। अगर किसी गिवन टाइम पर देखें तो कोई भी उसका यहाँ पर जो है हम नहीं कह सकते कि उस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन पर। तो इसी के वजह से अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालें सभी का जो मूवमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी मूव कर रहा है, और टोटल जो यहाँ पर करंट अगर हम बात करें तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नेट करंट नहीं है, देयर इज़ नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, चलिए काफ़ी इजी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में कुछ सिचुएशंस हैं, चलिए उस पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या असर पड़ रहा है एक कंडक्टर पर। अगर हमारे पास में एक कंडक्टर है इन सिलेंड्रिकल शेप, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, और उसके क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे? अगर हमारे पास में दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टर्स, और उन नॉन कंडक्टर्स पर हमने चार्जेस डाले हुए हैं पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। नॉन कंडक्टर्स चार्ज को अपनी जगह पर होल्ड करते हैं, वहाँ पर चार्जेस अगर हम एक बार डाल देते हैं तो वो फ्लो नहीं करते हैं, एक जगह पर वो टिके हुए रहते हैं। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स का हम यहाँ पर दो डिस्क लिए हुए हैं, और उन दोनों डिस्क को जो हमारा कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप में, उसके दोनों साइड पर, एक साइड में पॉजिटिव दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज वाला हम अटैच कर देते हैं। अब इसके वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के, क्योंकि ये कंडक्टर है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करने लगेंगे। किस डायरेक्शन में? ओपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये मूव करेंगे। और मूव करके ये कहाँ पर आएंगे? इस पॉजिटिव चार्जेस की ओर, और इसे ये न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब ये न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्जेस मूव करेंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और जितना जल्दी ये इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं उतना ही देर तक वो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, उसके बाद में वो करंट समाप्त हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर फिर से चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं है। ऑलराइट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कंस्टिट्यूट करेगा वो काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए होगा, काफ़ी शॉर्ट के लिए होगा, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होगा, और उसके बाद में कोई भी करंट नहीं होगा। अब अगर हम एक सिचुएशंस को कंसिडर करें कि ये चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड में हमने यहाँ रखा हुआ है, वो अगर कभी ख़त्म ही ना हो, यानी कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएं और इस साइड में आकर के न्यूट्रल करते जाएं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कभी ख़त्म हो ही ना,
ऐसा करने पर क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा के लिए वहाँ पर करंट फ्लो होते रहेगा, वहाँ पर चार्जेस मूव करते रहेंगे, करंट फ्लो होते रहेगा, चार्जेस मूव करते रहेंगे, करंट फ्लो होते रहेगा। ऑलराइट, अब ऐसे करंट को हम क्या करंट कहेंगे? स्टडी करंट, क्योंकि वो सेम अमाउंट वहाँ पर बार बार फ्लो कर रहे हैं, वो स्टडी करंट हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये जो स्टडी करंट फ्लो करने के लिए हम जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस, तो वो अप्लाई हम कर सकते हैं बैटरीज से या फिर सेल्स जो आप कहते हो उससे। अब ये कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम आगे देखेंगे यहाँ पर। चलिए आते हैं ओम्स लॉ पर। आई थिंक अभी तक आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के रिगार्डिंग एक लॉ है जो कि 1828 में जीएस ओम ने लाया था। इमेजिन कीजिए एक कंडक्टर जहां एक करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल है V। तो यहाँ पर ओम्स लॉ कहते हैं कि V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो वहाँ हम R मल्टीप्लाई करते हैं और इस R को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस का यही जो एसआई यूनिट है वो है ओम। तो यही इसका एसआई यूनिट है। इसके बारे में आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका जो सिंबल होता है वो यहाँ पर ओम का यहाँ सिंबल है, आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर और साथ में ये मटेरियल के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। कैसे करता है चलिए आगे देखते हैं। साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अगर कभी इसका वीडियो बनाऊंगा बाद में तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। अभी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक कहता है। उसे कहता है कि एक यहाँ पर कंडक्टर को हम कंसिडर करें एक स्लैब के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हो फिगर पर, इसे स्लैब के फॉर्म में आप यहाँ देखो, जिसका जो लेंथ है वो रहेगा L और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आप देख सकते हो ये A है। अब इमेजिन कीजिए कि उसी तरीके का जो सेकेंड और एक हम स्लैब ले लेते हैं और उसे भी जैसे कि आप देख सकते हो B फिगर पर यहाँ जैसे प्लेस किया हुआ है उसी तरीके से उसे भी हम प्लेस करते हैं। उसी के मतलब जो उसका लेंथ है उसी लेंथ पर हम उसे प्लेस करते हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज कर रहा है। लेंथ इंक्रीज करके कितना हो रहा है 2L। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है तो करंट तो सेम फ्लो करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर लेंथ बढ़ाया हुआ है। तो लेंथ बढ़ाने से करंट के फ्लो होने पर कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर हम यहाँ बात करें पोटेंशियल की, तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक फिगर से आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ हमने कुछ पोटेंशियल यहाँ ऐड किया, वो पोटेंशियल अगर V लेते हैं तो यहाँ से यहाँ एक पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ एक पोटेंशियल, यहाँ हम दूसरा V भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक 2V होगा। इतना क्लियर है? ऑलराइट, यहाँ सेम चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज क्लियरली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इंडिविजुअल स्लैब एंड हेंस इक्वल टू 2V। अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा, जो कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पर दो स्लैब के कॉम्बिनेशन से निकाला हुआ है RC, इस RC को हम अगर कैलकुलेट करें तो क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, तो वो आपको मिलेगा 2R, जो पहला वाला स्लैब के कंपेयर में अगर हम देखें तो। सो यहाँ पर से हमें क्या मिला, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है
वो जो है लेंथ का प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इमेजिन कीजिए कि उसी स्लैब को, जो सेम स्लैब हमने सबसे फर्स्ट केस में देखा हुआ था, उसी स्लैब को अगर हम लेंथ वाइज कट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में ये स्लैब है तो इसे हम कट कर दे रहे हैं यहाँ से बीच से, ऊपर वाला एक पार्ट और नीचे वाला एक पार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा जो एरिया था ए वो हाफ हो जा रहा है, ये ऊपर वाला a/2 और नीचे वाला भी a/2। ऑलराइट, दोनों के लेंथ सेम है बट दोनों का एरिया चेंज हो गया है, एरिया हो गया है a/2। और पोटेंशियल जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। और करंट, क्योंकि उस स्लैब के अगर हम दो पार्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स ही अगर यहाँ पर आधे हो गए हैं स्लैब के डिवाइड होने से, तो वहाँ पर करंट फ्लो कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आधे हो गए, तो करंट भी आधा फ्लो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ हम ले रहे हैं करंट को I/2। ऑलराइट, अब हम फॉर्मूला पर बिठाते हैं R = V/I के फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हमें फिर से 2R मिलता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो दुगना हो गया है अगर हम क्रॉस सेक्शनल को कम कर देते हैं, आधा कर देते हैं तब। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब अगर हम फर्स्ट वाले केस जहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, और सेकेंड वाले केस जहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, उसे हम कंबाइन करें तो हमें ये जो रिजल्ट मिलेगा वो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हमें मिलेगा। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो यहाँ हम रो मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर ये रो जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल्स पर, और इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। हम कंडक्टिविटी का ही बात करेंगे अभी। देखिए ये रेजिस्टिविटी है, यानी कि कितना रेजिस्ट करने का उसका जो क्षमता है उसे यहाँ से हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसी इक्वेशन को यूज करके अगर हम लिखें V = IR, तो I को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और रेजिस्टेंस की जगह में रो L/A हम अगर लिख दें तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। हम एक न्यू टर्म डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर जो करंट है उसका डेंसिटी कितना है उसे हम डिनोट करते हैं J से। ऑलराइट, इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। ऑलराइट, अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी कंडक्टर को हम उस पर प्लेस करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर एक कंडक्टर को हमने यहाँ पर रखा जिसका लेंथ L है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें इस एंड से इस एंड पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से यहाँ मूव करने पर जो भी हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो उसी के फॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखें उसका फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ जो चार्ज है Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डिवाइडेड बाई यहाँ जो लेंथ है उस लेंथ का यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो R से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, बट यहाँ अब अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे L मल्टीप्लाई करें, यानी कि ऊपर में हम अगर L मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे में भी L मल्टीप्लाई करेंगे, L² हो जाएगा। तो ये वाला टर्म है ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये L है। सो हम V को हम लिख सकते हैं E × L। ऑलराइट, बढ़ते हैं, उसे यहाँ पर E × L इज इक्वल टू J ρL यहाँ लिखा हुआ है। J फॉर करंट डेंसिटी, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो इस इक्वेशन पर 3.10 पर आप देख सकते हो कि ये जो है I/A, जो टर्म है I/A, उसे यहाँ लिखा हुआ है J, और ये पोटेंशियल को हम यहाँ पर ले लिए हुए हैं EL,
और ये I/A जे है और रो L यहाँ पर हमने लिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर से L कैंसिल हो चुका है, E इज इक्वल टू जे इंटू रो। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो यहाँ पर J है यानी कि करंट डेंसिटी, उन्हें हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे? जो करंट डेंसिटी है वो क्या है? करंट थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मल टू द करंट। जो एरिया हमने यहाँ पर लिया हुआ था, उस एरिया पर जो करंट फ्लो कर रहा है, उस फ्लो ऑफ करंट का जो डेंसिटी है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो होने का, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन पर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ फ्लो करता है। सो यहाँ हम अगर जे का डायरेक्शन यहाँ उसे डालें, जे पर अगर हम कोई डायरेक्शन डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अगर डायरेक्शन डालते हैं तो जे का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो हम जे को इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जे से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो जे का डायरेक्शन यहाँ पर सेम आ जा रहा है। ऑलराइट, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसीलिए लिख सकते हैं, जो उसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर नोटेशन है, यहाँ पर जो भी बोल्ड पर लिखा हुआ है ना, ये सारा वेक्टर नोटेशन है, यानी कि उसके ऊपर में एक यहाँ पर एरो लगा हुआ है। सो वेक्टर नोटेशन पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर रो, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर हम यहाँ पर जे को इक्वल करके लिखें ई डिवाइडेड बाय रो, जे इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय रो, तो यहाँ इस 1/रो को हम लिख सकते हैं, 1/रो को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, जो कि है यहाँ पर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा